दुश्मनी जम कर करो, मगर ये गुंजाइश रह जाए कि जब कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो। रामायण में नहीं होता था कि अगर मंत्र जान गए एक दूसरे के तो इधर से मारा उन्होंने, ब्रह्मास्त्र का मंत्र उनको भी पता है तो उधर से इन्होंने काट दिया। सोचा होगा उन्होंने कि फ्लावर है इजराइल ने, लेकिन वो ईरान ने बोला कि फ्लावर नहीं फायर है। मैं हम सोचे कि हमारे घर के पास आ गए जितेंद्र, लखनऊ के पास का जिक्र कर रहे हैं, कुछ खास होगा। ईरान और इजराइल के बीच में बहुत ही गाढ़ी दोस्ती थी, ये कह सकते हैं हम लोग अपने यूपी की भाषा में दांतों काटी। जो गिफ्ट पाकिस्तान से दिए मुनीर ने उनको दिए, वो ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट दिए हो सकते हैं जिनकी जानकारी, जिनके नंबर्स अमेरिका को दिए हैं। दिल्ली में भी सियासी उठापटक बड़ी लगी रहती है, फिर भी आजकल ईरान और इजराइल की युद्ध की ही चर्चा चल रही है। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान को देखते हो, ऐसा लगता है कि वो एक जैसे बच्चों का छठी कक्षा की बच्चों की लड़ाई थी कि आपने मेरी पेंसिल तोड़ दी, मैंने अपनी किताब फाड़ दी। डू और डाई से ज्यादा मुझे लगता है लीडरशिप का मामला है। आधे घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हैं, उसके बाद बोलते हैं फैंटास्टिक, आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी हो गई है जैसे डफली होता है ना, कि मैं बचता रहा। मजमा भी तैयार है, जमगढ़ भी तैयार है और हम लोग भी तैयार हैं। सलाम नमस्ते। इस पॉडकास्ट में हम बहुत दिन बाद वापसी कर रहे हैं रिपोर्टर्स ऑफ एयर में। थोड़े अवकाश पे गए हुए थे और हमारे सारे सहयोगी यहाँ पे धुआंधार पारी अपनी निभा रहे थे, तो आज हम चर्चा बहुत खास करने वाले हैं। हम चर्चा करने वाले हैं दोस्ती और दुश्मनी की। बशीर बद्र साहब ने कहा है कि दुश्मनी जम कर करो, मगर ये गुंजाइश रह जाए कि जब कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो। लेकिन उन देशों का क्या करें जो दुश्मनी जम के करना चाहते हैं और दोस्ती की कोई गुंजाइश नहीं रखना चाहते। आज इस पॉडकास्ट में हम उन दो देशों की चर्चा करेंगे, ईरान और इजराइल। जिस तरह से एक भीषण युद्ध दोनों के बीच में छिड़ा हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब जो पूरी दुनिया है वो शांति की गुहार लगा रही थी और लग रहा था कि हालात अब कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, उसी वक्त ईरान और इजराइल में इस तरह की जंग छिड़ गई है। और लगातार जिस तरह से तेहरान इजराइल को आग दिखा रहा था, इजराइल तेहरान को, दशकों से इनकी दुश्मनी चली आ रही है। 1979 से ये मामला बिगड़ा और तब से लगातार जो रस्साकशी है उसमें थर्ड प्लेयर यानी कि अमेरिका भी चला आया है और एक तरीके से पूरा विश्व अलग अलग धड़ों में बटा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये चर्चा भी होगी कि भारत आखिर इसमें कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान की क्या भूमिका है। ये सब इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे सहयोगी मंजीत नेगी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है मंजीत। जितेंद्र बहादुर सिंह, जो आपको बताया हमने कि हमारे खबरी रिपोर्टर हैं, वो यहाँ पे हैं। वो तमाम एंगल से आपको बताएंगे कि आतंकियों का, प्रॉक्सी वॉर का इसमें क्या योगदान है। और हमारे ब्रेकिंग न्यूज़ स्टार रिपोर्टर अमित भारद्वाज भी यहाँ पे हैं, जो लगातार दिल्ली के दंगल से लेके आपको किस तरह से यहाँ पे डिफेंस में क्या वेपनरी इस्तेमाल हो रही है, इस पर भी हम लोग रोशनी डालेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं चर्चा इस बात से शुरू करते हैं कि इतने अच्छे दोस्त थे जितेंद्र, दुश्मनी में कैसे तब्दील हो गई और लगातार आप देखिए कि बात बिगड़ती चली गई। देखिए मौसमी, इसको समझना होगा शुरुआती दौर में इजराइल का जन्म कैसे होता। इजराइल जब 1948 में आया तो ईरान पहले से ही कल्चर के तौर पर उस कंट्री को बड़े स्तर पर जाता था और भारत के उससे बहुत अच्छे रिश्ते थे, परंपरागत रिश्ते थे। ईरान ने उस दौरान भी यूनाइटेड नेशंस में जाकर के इजराइल के जन्म को लेकर के कि इजराइल देश के तौर पर उसको जब मान्यता मिल रही थी उस दौरान उसको रोका। लेकिन 5 सालों बाद जो है स्थिति वहाँ की बदल गई। इजराइल को ईरान ने मान्यता दिया और उसके बाद इन सब के पीछे की एक बड़ी कहानी है, इनसाइड स्टोरी है कि किस तरीके से जो है ईरान ने इजराइल को मान्यता दिया, किस तरीके से उसमें सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का रहा है।
शुरुआत से ही हमने देखा कि अभी वर्तमान समय में जो इस सिचुएशन बनी हुई है उसमें भी अमेरिका को लेकर के अमेरिका के हित, तेल का खेल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। उस दौरान भी यही सिचुएशन थी। अमेरिका ने इज़राइल को बेहतर और उसकी कंडीशन अच्छी बनाने के लिए ईरान के अंदर उसने तख्ता पलट जैसी स्थिति कराई और वहाँ कू जैसी स्थिति हो गई। वहाँ उनके हिसाब का राजा बन गया जो असद रजा जो था वहाँ का, वो राजा बना। और उसके बाद 25 से 30 सालों तक लगातार अमेरिका के कहने पर जो वहाँ का राजा था, ईरान और इज़राइल के बीच में बहुत ही गाढ़ी दोस्ती थी। ये कह सकते हैं हम लोग अपने यूपी की भाषा में दांतों काटी रोटी लोगों की थी आपस में। ईरान जो है यहाँ से उसको तेल सप्लाई करता था और इज़राइल हथियारों का पूरा जखीरा ईरान को देता था और दोनों के बीच में बहुत अच्छा पैक्ट था। ये 25-30 सालों तक चला कंटिन्यू, जब तक वो राजा बने रहे, जो असद रजा रहे, पहलवी इनका नाम था। वो जब बने रहे, अमेरिका का भी हित उसमें सत्ता रहा, अमेरिका को तेल जाता रहा। और बाकायदे हमने देखा कि उस दौरान 252 किलोमीटर लंबी जो तेल पाइपलाइन ईरान से इज़राइल तक रही, कंटिन्यू तेल जाता रहा, क्योंकि तेल से भरपूर है ईरान जो है। और इज़राइल के पास टेक्नोलॉजी थी, इज़राइल के पास हथियार थे, वो तमाम चीज़ें होती रही और ये पूरा कंटिन्यू चलता रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 79 के आसपास जो है अचानक से वहाँ पर कट्टरपंथी ताकतें तेज हुई। यहाँ तक ये भी कहते हैं कि ईरान तो इस टाइप में हो गया था कि वहाँ पर पूरा पश्चिमी कल्चर दिखने लगा था। सब वेस्टर्न स्टाइल में सारे लोग रहते थे, वहाँ का रहन सहन सब कुछ उसी स्टाइल में था। लेकिन 79 के बाद जैसे कट्टरपंथी वहाँ पर हावी हुए, खुमैनी और खैमनई ये दोनों जब वहाँ पर एक्टिव हुई, एक्टिव होने के बाद तब से अब तक देख रहे हैं, खुमैनी की तो डेथ हो गई, खैमनई जो है अभी भी वहाँ पर राज कर रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से पूरी सत्ता जो है वो ईरान की चल रही है। और वहाँ की सिचुएशन इन्हीं तमाम चीज़ों पर, कट्टरपंथी राज जब से हो गया वहाँ पर उन्होंने चेंज किया। अमेरिका का और इज़राइल का जो वर्चस्व वहाँ पर था उसको पूरी तरीके से खुमैनी की तरफ, खैमनई की तरफ के द्वारा इसको ख़त्म किया गया। और अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि दोनों देशों में आपस में जो दोस्त हुआ करते थे वो आपस में उनके बीच में भयंकर लड़ाई चल रही है। हम लोग वीडियोस में, फुटेज में लगातार देख रहे हैं। एक और सबसे खास बात यह है कि जो मोसाद रहा है, मोसाद जो इज़राइल का रहा है, खतरनाक मोसाद, खतरनाक नहीं कहेंगे, सबको ट्रेंड इसी ने, जो ईरान की जो खुफिया एजेंसी है ना, उसको भी मोसाद ने ट्रेंड किया। ईरान की जो मिसाइल सिस्टम है उसको भी इज़राइल ने दिया। ईरान में जो सारा बम, हथियार, सारे चीज़ हैं, सब कुछ इजराइल ने दिया। और आज वही ईरान जो है वो तेल के खेल के चक्कर में जो है इनके ऊपर पूरी तरीके से अटैक हो रहा है। इसमें कई देशों के हित हैं। इस बात को ईरान को भी, इजराइल को समझना पड़ेगा। वो तो सिर्फ प्यादे हैं, चल कोई और रहा है। मोहरा कोई और है, प्यादा कोई और है। और शह मात के इस खेल में मंजीत आप कहाँ देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है? मतलब जो मैं जिक्र कर रही थी कि दुनिया अलग अलग खेमों में बटी हुई है, तो युद्ध में अभी क्या स्थिति है? देखिए मौसमी, मुझे लगता है कि सब लोगों का ध्यान ये था कि जब हमने देखा कि इज़राइल की जो लड़ाई थी फ़िलिस्तीन के साथ चल रही थी, हिजबुल्लाह उसका और हमास के उसके टारगेट पर थे, लेकिन अचानक सारी चीज़ें शिफ्ट होकर अब ईरान की तरफ आ गई हैं। तो सीधे तौर पर हमें दिख रहा है कि ये ईरान और इज़राइल की लड़ाई है। लेकिन मुझे लगता है कि जो अगर आप पूरे हालात को देखें और इसके पीछे ईरान की जब इज़राइल फ़िलिस्तीन के साथ, हमास के साथ, हुतीज़ के साथ उसकी लड़ाई चल रही थी, उस दौरान ईरान की क्या भूमिका थी, तो वो सारी चीज़ें। और इस वक्त अमेरिका जिस तरह से, आप देखिए सबसे ताज़ा जो कल अमेरिकी प्रवक्ता का बयान था, पहले ये लग रहा था लगातार 2-3 दिनों से कि अब इस युद्ध में अमेरिका कूदेगा और ये परमाणु युद्ध की तरफ भी बढ़ सकता है। लेकिन कल जो बयान उनकी प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि मैं प्रेसिडेंट की तरफ से कह रही हूँ डायरेक्ट, मुझे ट्रंप ने कहा कि ये बोलना है कि अभी वो विचार कर रहे हैं कि अगला कदम वो क्या उठाएंगे। तो इसमें इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अमेरिका एक बड़ा प्लेयर है जो और आप देखें कि इस वक्त जब युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान जैसे एक छोटा देश जो कि जिसका भारत के साथ अभी तनाव इस वक्त चल रहा है, उनका
सेना प्रमुख आसिफ मुनीर ट्रम्प के साथ बैठकर लंच करता है, ट्रम्प G70 की बैठक छोड़कर आते हैं। तो ये बहुत पहली बार ऐसा हुआ कि इतने बड़े सुपर पावर का राष्ट्रपति एक छोटे से देश के जो उसके लिए एक प्यादे जैसा है उसको लंच करा रहा है। तो वो एक साधारण लंच नहीं है, उसके पीछे जो इस वक्त ईरान में इजराइल ने ईरान के जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स को मारा है चुन चुन कर, उसमें ये खबरें बहुत पुष्ट नहीं है, लेकिन जो हमारी जानकारी खुफिया सूत्रों से मिल रही है कि पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है। ये तो बड़ा खिलाड़ी है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अगर आप मुनीर को देखें तो यहाँ तक जानकारी है कि मुनीर ने जो ईरान के टॉप कमांडर्स मारे गए हैं उनकी बहुत डिटेल जानकारी, यहाँ तक कि उनकी जियो टैगिंग, उनको जो गिफ्ट पाकिस्तान से दिए या मुनीर ने उनको दिए, वो ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट दिए हो सकते हैं जिनकी जानकारी, जिनके नंबर्स अमेरिका को दिए हैं। अन्यथा आप देखें कि जब इतना बड़ा टर्मोइल, इतना बड़ा युद्ध चल रहा हो, उस बीच में अचानक ट्रम्प मुनीर को बुलाकर लंच कर रहे हैं, और उसके पीछे आप देखें कि किस तरह से पिन पॉइंट इजराइल ने पिछले हफ्ते भर के अंदर। आप कह रहे हैं ये जो घड़ियां हम लोग पहने हुए हैं, इन्हीं को जो बेशकीमती तोहफे दिए जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक है तो वो निश्चित तौर पर उसकी जियो टैगिंग हो सकती है। अगर वो वही तो पिन पॉइंटेड जो अटैक्स हो रहे हैं, जैसे कि कई अभी जो डेमास्कस में एम्बेसी में हमला हुआ। आप देखें कि पाकिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान की पूरी सरहद ईरान से जुड़ी हुई है, उनकी सेनाओं के आपस में एक्सचेंज है, तो पाकिस्तान के पास बहुत सारी जानकारी ईरानी सेना के बारे में मौजूद है, जिसका मुझे लगता है कि अमेरिका फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सीधे तौर पर इजराइल को जानकारी देगा तो पूरी दुनिया में उसकी चीचा लेदर होगी। ऐसा कहा जाएगा कि देखिए ये मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ जाके उनसे मिल गया है, तो उसके लिए एक वाया रास्ता ढूंढा गया कि आप अमेरिका को जानकारी दीजिए, अमेरिका इजराइल को देगा, और इजराइल का दोनों का हित सध रहा है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स मुझे लगता है कि स्थिति इस वक्त है, और इसमें बड़ा जो प्लेयर है वो अमेरिका है, क्योंकि ईरान ने क्योंकि अगर आप देखें तो चाहे जो समुद्री जो रूट है, व्यावसायिक रूट है, जहाँ से बड़े शिप जाते हैं, उसमें अमेरिका का भी तेल प्रभावित होता है, उसमें चीन का भी तेल प्रभावित होता है। आप देखिए इस वक्त चीन भी बहुत खुलकर ईरान के साथ नहीं है, क्योंकि चीन भी उन हुती से परेशान था जिनको ईरान सपोर्ट करता है। तो इस वक्त आप देखें जो बड़े प्लेयर हैं, एक रूस का मैंने शायद स्टेटमेंट देखा कल परसों की, अभी मैं देख रहा था कि ये युद्ध परमाणु युद्ध नहीं होने जा रहा है, हम उस पर एक अकेला रूस है जो इस मामले में जिसने अभी तक ईरान के साथ खड़ा नजर आया, नहीं तो चीन, बाकी जितने बड़े प्लेयर हैं इस वक्त यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, कोई भी ईरान के साथ नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यावसायिक हित या सैन्य हित सबके ईरान के खिलाफ है। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे अमित की, मतलब दिल्ली में भी सियासी उठापटक बड़ी लगी रहती है, फिर भी आजकल ईरान और इजराइल की युद्ध की ही चर्चा चल रही है। और जो बात मंजीत कह रहे हैं कि ट्रम्प के साथ दावत कर रहे हैं मुनीर, और उसके बाद ट्रम्प का कहना कि आई लव पाकिस्तान, तो उनका ये बयान अपने आप में ही पाकिस्तान भारत में कैसे रीड किया जा रहा है, ये भी बड़ा दिलचस्प है ना। वो लोग बोल रहे देखो ये तो मुनीर वहाँ पहुँच गए, और पहली बार है जब कोई आर्मी चीफ इस तरह से किसी भी देश का अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ इस तरह से लंच करे, इतना तवज्जो दे। तो दाल में तो कुछ काला, काफ़ी लंबी प्लानिंग अमेरिका की कि पाकिस्तान को ज़रिया इस्तेमाल किया जाए। इसमें मतलब हमें वो स्टेटमेंट्स भी याद करने चाहिए। अभी जब ये चर्चा शुरू हुई थी कि आसिम मुनीर को इनवाइट कर रहा है यूएस, और उसमें फ्लिप फ्लॉप्स देखने को मिल रहे थे कि कभी कहा गया कि नहीं ये फेक है, नैरेटिव चेंज करने की मैनेजमेंट, पूरे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की बहुत कोशिश हुई। लेकिन आप स्ट्रैटेजिकली अगर देखें तो मंजीत सर भी उसको अग्री करेंगे कि अमेरिका इंडिया के साथ ट्रेड के लिए तो रहेगा, स्टेबिलिटी के लिए रहेगा साउथ एशिया में, लेकिन पाकिस्तान को कभी एज अ एसेट वो लूज़ नहीं कर सकता है, उसके लिए बहुत स्ट्रैटेजिक है। और उसमें जिस बॉर्डर की बात कर रहे थे, ईरान को अगर आपको मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है, तो पाकिस्तान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिस अफगानिस्तान में अमेरिका ने इतना बड़ा युद्ध छेड़ा, अपने रिसोर्सेज लगा दिए, 4 राष्ट्रपति उनके बदल गए उस युद्ध पूरे अफगानिस्तान के युद्ध को कंप्लीट करने में, स्ट्रक्चरल चेंज करने में अफगानिस्तान में, और
जो उनको टारगेट्स अचीव करने थे, टेरर टारगेट्स को ख़त्म करने में, उस अफ़गानिस्तान को भी अगर आपको मॉनिटर करना है तो वहाँ पे भी पाकिस्तान का रोल बनता है। और यही वजह है कि दबी ज़ुबान में यूएस ने इस बात को कहा था जब आसिम मुनीर वाला स्टेटमेंट आ रहा था कि हमारे लिए दोनों देश इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे इंडिया का अपना रेलिवेंस है और पाकिस्तान का अपना स्ट्रैटेजिक मिलिट्री रेलिवेंस है, तो पाकिस्तान के साथ तो टाइज अमेरिका के बने रहेंगे। हमारी इच्छा जरूर होगी हमारे इस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान को वैसा ही ट्रीट किया जाए जैसी ट्रीटमेंट वो डिज़र्व करता है। आप इस साउथ एशियन पावर्स में या फिर ग्लोबल पावर्स में भी देखेंगे तो जैसा कह रहे थे मंजीत सर की, वो बिल्कुल ही छोटा सा देश है और नोटोरियस देश है, टेरर हब बन के बैठा हुआ, लेकिन इन सारी खामियों के बावजूद अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को लूज़ नहीं करेगा। एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगा मैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की बात हो रही थी। मोसाद का पेजर जो प्रोजेक्ट था वो अपने आप में उनके प्रिसिजन का उदाहरण है कि एक पेजर को आप भेज के किसी कंट्री के अंदर और जिस समय चाहते हैं, जिस टाइम पे चाहते हैं, उस वक्त आप उसको ब्लास्ट करते हैं और ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाते हैं जो आपका अपोनेंट लीडरशिप है उसको। तो टेक्नोलॉजी और प्रिसिजन, ये मोसाद इज़राइल की तो पावर है, उसका इस्तेमाल वो करते रहेंगे मुझे लगता है अभी आने वाले समय में, अगर ये वॉर चलता रहा। हाँ, एक चीज़ और है, चाइना और रूस के बीच में बातचीत हुई और ये बातचीत इज़राइल और ईरान को लेके हुई, जिसमें बात कही गई, पुतिन ने बात कही सी जिनपिंग को कि आप इस तरह की स्थिति अगर पैदा होती है और कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन हो जाएगा, इसलिए शांति बहाल करना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर संभवतः हम आगे चल के फिर बात कर सकते हैं। मंजीत, आपके हाथ के पास चाय की केतली है, तो आप हमें भी चाय जरा, हम लोग चाय पे चर्चा ही चलती रहे और चाय की चुस्की के साथ ही हम लोग आगे कहानी को बढ़ाते हैं। क्योंकि अभी जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं जितेंद्र की, अभी यूएस के रोल की बात हो रही है, मोसाद का जिक्र इन्होंने किया, तो अजीबोगरीब स्थिति नहीं है। मतलब आप ही हैं जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को कमीशन करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। ईरान जो है साइन करता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नो फर्स्ट यूज़ की बात करता है, सिविल यूज़ के लिए अपना कार्यक्रम रखेगा। और उसके बाद वो पूरी ये आपको जानकारी नहीं मिलती है कि वो छुपा रहा है अपने इंटेंशंस। और उसके बाद इज़राइल का शक शायद, और इज़राइल के पास बहुत अच्छे इंटेलिजेंस गैदरिंग है, तो उसका शक इस बात को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये जो है इज़राइल पे अटैक कर सकता है, न्यूक्लियर वॉर कर सकता है। तो अमेरिका की जो भूमिका है, चाहे वो अफ़गानिस्तान की बात करें हम लोग या फिर यहाँ पे बात करें इज़राइल और ईरान के युद्ध की, हमेशा कहीं ना कहीं अमेरिका की भूमिका फ्लिप फ्लॉप मतलब बदलती रही है अपनी पॉलिसी के हिसाब से। तो ये देखना होगा कि अमेरिका ने पहले ईरान का कई बारी साथ दिया है और जो न्यूक्लियर पूरा उसका प्रोग्राम था वो अमेरिका द्वारा कमीशन किया गया था। उसके बाद उन्होंने बोला सिविल यूज़ के लिए इस्तेमाल होगा, इस बात की उन्होंने तस्दीक की थी। और जब पता चला कि मामला हाथ से बढ़ गया तब सैंक्शन लगा दिए ईरान पे। देखिए, अमेरिका को लेकर के ये शुरू से ही रहा है, वो इज़राइल को लगातार बढ़ावा देता रहा है, इज़राइल से उसके हित पूरी तरीके से सत्ते रहे हैं। इज़राइल और ईरान के बीच में जिस तरीके से हमने देखा कि जैसा कि अमित ने बताया कि टेक्नोलॉजी को लेकर के हमेशा से इज़राइल ने ईरान को सारी टेक्नोलॉजी दिया है, और सिर्फ किस लिए कि उसको तेल मिलता रहे, क्योंकि इज़राइल के अंदर तेल की बहुत ज़्यादा कमी है। उसका जो भौगोलिक कंडीशन जो उसकी है, वहाँ पर तेल और ये सारा चीज़ नहीं, ईरान में इसकी बहुतायत है। उसी को लेकर के अमेरिका भी लगातार चाहता रहा है, चाहे सीरिया हो, इराक हो या फिर अफ़गानिस्तान, इन तमाम जगहों पर उसके अपने पर्सनल हित रहे हैं। उसकी जो अभी शुरुआत जो हुई है, इज़राइल ये नहीं चाहता था कि ईरान के अंदर भी जो उसका परमाणु प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से चले, वो चाहता था कि इसको रोका जाए। इसी वजह से हमने देखा कि वो काफ़ी दिनों से कंटिन्यू टारगेट कर रहा था, उनके जो वैज्ञानिक हैं उनको टारगेट इजराइल के द्वारा किया जा रहा था। तो इस बार भी डायरेक्ट टारगेट किया उनकी तरफ से, कई वैज्ञानिकों को सीधा निशाना बनाया इजराइल की तरफ से। और ये उसका चीफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, उनका मेन हित ही यही था कि
ईरान जो है वो परमाणु युक्त जो है वो देश ना बन पाए, उसको रोका जाए किसी ना किसी तरीके से, इस बात से उसकी तरफ से वो सारा चीज़। लेकिन जिस तरीके की टेक्नोलॉजी जो सारी चीज़ें थी वो सब कुछ ईरान के पास इजराइल के द्वारा ही दिया हुआ। 25-30 सालों तक लगातार जो है इजराइल सब कुछ उसको देता रहा है। उसके यहाँ तक कि जो सैनिक हैं, अभी जो युद्ध हो रहा है मौसमी, उस युद्ध में जो सेना के कमांडर बड़े बड़े हैं उनको बहुत सारे लोगों को ट्रेंड भी इजराइल के द्वारा किया गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी, हथियार, सारा चीज़ इजराइल ही उनको दे रहा था ईरान को, इसलिए उनको ट्रेनिंग भी उसी तरीके से, मिसाइल सिस्टम को भी ट्रेन करने के लिए इजराइल के ही जो लोग हैं वो 1980 तक जो है ये तमाम चीज़ें कंटिन्यू होती रही, चलती रही। हाँ। लेकिन अब क्या है कि ईरान को ये लगता है कि पूरा वेस्टर्न कल्चर जो है पूरी तरीके से हावी हो गया है हमारी कंट्री में। हमने देखा कि 79 के बाद जो है कंटिन्यू वहाँ पर कट्टरपंथी जिस तरीके से बढ़े, उसके बाद जो पश्चिमी कल्चर था ईरान में एकदम डिफरेंट कल्चर था, वो घटा। और अभी तो बुरके में लोग आने लगे, सारा चीज़ सब कुछ लगभग बदल चुका है। ये ईरान जो है नहीं चाहता है कि अमेरिका जो है हस्तक्षेप करे उसके ऊपर, वो सारी चीज़ें। अमेरिका ने भी अपनी स्ट्रेटजी बदली है, और जब से 7 या 8वां दिन आज चल रहा है जब से वहाँ पर युद्ध हो रहे हैं दोनों देशों के बीच में, अमेरिका ने पूरी अपनी ताकत लगा दिया है। हालांकि कोशिश ये की जा रही कि डायरेक्ट अमेरिका इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी ईरान के चारों तरफ की कंट्रीज़ हैं, चाहे यूएई हो, बहरीन हो, या फिर कुवैत हो, या फिर जॉर्डन हो, इन तमाम जगहों पर उन्होंने वारशिप्स अपने भेजे हुए हैं, वहाँ पर सैनिक उतार दिया है, अपने मरीन कमांडोज को उतारा हुआ है। यूएई में तो उन्होंने फाइटर जेट्स भेजे हुए हैं, 35,000 के आसपास सैनिक जो हैं उनको भेजा हुआ है। तो अमेरिका जो है वो चारों तरफ से ईरान को घेर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या, मदद करने के लिए इजराइल की। उसके बहाने जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान को वहाँ पर रोका जाए, उसका जो परमाणु प्रोग्राम चल रहा है वो पूरी तरीके से आगे बढ़ न पाए, क्योंकि अगर ये कुछ होता है तो अमेरिका का जो हित है वो पूरी तरीके से ख़त्म होगा। और जब से इजराइल बना था उस समय जो लोग अब तो ये कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, लेकिन जब पहला वर्ल्ड वार हुआ था उस दौरान भी जो भी वेस्टर्न कंट्रीज थी इस पूरे इलाके को लेकर के उनका पूरा ये रहता था कि यहाँ पर वर्चस्व होना चाहिए, चाहे तुर्की हो, उस समय का जो साम्राज्य था तुर्की के द्वारा पूरा चलाया जाता था, वहाँ पर भी पूरी तरीके से उनको डोमिनेशन करना था। ब्रिटिश और फ्रांस उस डोमिनेशन करना चाहता था। तो वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं लगातार इस पूरे एरिया में अपना हित समझती हैं, और आज भी उनको लगता है कि अगर ईरान को डोमिनेट करेगा वहां पर तो उसको रोक नहीं पाएंगे, इसलिए रोकने का पूरा लगातार प्रयास किया जा रहा है। पर अभी जो मोहरा जो है इजराइल है। पर अभी अगर बात करें मौजूदा युद्ध की, हम लोग ने ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा की थी कि किस तरह की क्या वेपनरी इस्तेमाल हुई है। मंजीत, रक्षा विशेषज्ञ और मतलब रक्षा मामलों को कवर करते हुए आप देखते हैं क्या ये जो युद्ध हो रहा है, क्या आपको लगता है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स तक मतलब एडवांस वॉरफेयर हम देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मौसम बहुत एडवांस वॉरफेयर चल रहा है। मतलब अगर आप ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान को देखते हैं, ऐसा लगता है कि वो जैसे बच्चों का छठी कक्षा के बच्चों की लड़ाई थी कि आपने मेरी पेंसिल तोड़ दी, मैंने अपनी किताब फाड़ दी। अच्छा। तो उसको कंपेयर कर, क्योंकि वहां तो अभी तक ईरान ने जो मेरी जानकारी रिलेटेड 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है इस पे इजराइल पर, ईरान ने। बहुत ज्यादा और मुझे लगता है कि हमारे पास तो शायद मतलब इतने नंबर इकट्ठा एक साथ भी हों ये कहना मुश्किल है, लेकिन और हमने 7 और 8 तारीख की लड़ाई में मुझे लगता है कि 20 से 40-50 मिसाइलों का इस्तेमाल किया हो। ईरान अकेले 4 से 5 दिन में 400-500 मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर चुका है। हाँ। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का अगर केंद्र बिंदु आप देखें तो मुझे लगता है कि फोर्दो जो उनका कहने के लिए ईरान कहता है कि वो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट है, लेकिन असल में वो न्यूक्लियर प्लांट है। और हमें दर्शकों को जरूर बताना चाहिए कि वो किस तरह का प्लांट है और क्यों वो इतना इम्पोर्टेंट इस वक्त इस पूरे युद्ध का केंद्र बिंदु है।
क्योंकि वो ईरान की सबसे सुरक्षित जगह है। ईरान ने बहुत सालों से मेहनत के बाद, क्योंकि ईरान चाहता है कि अगर उसको सुरक्षित रहना है, और अगर आप इस वक्त देखें दुनिया के हालात, तो जिसके पास परमाणु हथियार है, अमेरिका की भी हिम्मत नहीं है उस पर हाथ डालने की। आप कोरिया का एग्जाम्पल देख लीजिए, क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार है, तो अभी तक वो चाहे तानाशाह है, कुछ है, किसी की हिम्मत नहीं है, मतलब वो चल रहा है अपना चल रहा है। तो ईरान को भी ये मालूम है, और चाहे पाकिस्तान की आज पूरे यूरोप में और बाकी जगह उसकी जो अहमियत है, वो सिर्फ इसीलिए कि वो न्यूक्लियर वेपन उसके पास है। तो अभी जो पूरे युद्ध का केंद्र है वो फोर्दो न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट प्लांट है वो है। उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वो बहुत सुरक्षित है। ईरान का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर वो चारों तरफ से पहाड़ जंगल से घिरा एरिया है, और उसकी बनावट अगर आप देखें, जो जानकारी सोशल मीडिया में है, जो बाकी खुफिया जानकारी है, उसके मुताबिक करीब 800 मीटर नीचे, ज़मीन के नीचे उसको बनाया गया है। मतलब बिल्कुल करीब मतलब आधा किलोमीटर से ज़्यादा, 800 मीटर नीचे ज़मीन के नीचे बनाया है। सॉलिड कंक्रीट का होता है, जिस तरह से इस तरह के प्लांट बनाए जाते हैं। और अभी तक आज मुझे लगता है 7वां-8वां दिन है, इजराइल ने तमाम कोशिशें करके देख ली हैं उस पर मिसाइल हमले करके। अभी जो जानकार बताते हैं कि उसको अगर हिट करना है तो उसको अमेरिका के पास जो GBU 57 बॉम्ब है, प्रिसिशन बॉम्ब जिसको कहा जाता है, पिन पॉइंट टारगेट, जो कि अंदर ड्रिल होकर अंदर जाता है और उसके बाद ब्लास्ट होता है। तो उस बम का इस्तेमाल अगर अमेरिका करेगा तब जाकर आप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो अभी तक वो कामयाबी इजराइल को नहीं मिल पाई है कि वो फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को किसी तरह का डैमेज कर पाए। हालांकि बाहर से उसने बहुत सारी जो मिसाइलें हैं वो दागी हैं, लेकिन अभी तक जो कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ पर उनके वैज्ञानिक रहते हैं, जहाँ उनके मिलिट्री कमांडर रहते हैं, उनको वो एक के बाद एक पिन पॉइंट टारगेट करके मार चुका है। लेकिन अभी तक जो असल मुझे केंद्र बिंदु है इस पूरे वॉर का, फोर्दो जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में इजराइल ने, क्योंकि अब युद्ध की तरफ कदम आगे बढ़ा दिया है, तो वो कम से कम ये इंश्योर जरूर करेगा कि वो फोर्दो जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट है, जो उनका न्यूक्लियर प्लांट है, उसको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाकर ये साबित करे कि हमारा टारगेट वहाँ की सिविल पॉपुलेशन नहीं थी, हमारा टारगेट उनका न्यूक्लियर प्लांट था। हम नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना पाए। तो अभी मुझे लगता है कि कुछ दिन और ये होगा। और अभी जो ट्रंप ने जो पाला बदला है, ट्रंप ने अभी सीधे तौर पर, और मुझे ये भी लगता है कि ट्रंप कहीं ना कहीं इराक में जो हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, सीधे तौर पर इस बार अपने हाथ नहीं जलाना चाहते हैं। वो वाया इजराइल का इस्तेमाल करके ईरान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त आप देखें तो पूरा अगर सऊदी अरब और बाकी मुस्लिम देशों को देखें तो ज़्यादातर लोग अमेरिका के साथ हैं। अमेरिका के वहाँ पर बेसेस हैं, अमेरिका उनसे संबंध हैं। तो अभी अमेरिका नहीं चाहता कि वो सीधे तौर पर अपने जो मुस्लिम सहयोगी हैं उनकी नाराज़गी मोल लेना चाहता है। वो चाहता है कि उसका काम भी हो जाए और नाराज़गी इजराइल पर चली जाए। पर इसमें मैं जैसे कि लेमैन्स लैंग्वेज में समझना चाहूँगी दर्शकों को भी, ये जब न्यूक्लियर वेपन की बात होती है, मतलब अभी ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, उसके पास वो यूरेनियम है, यूरेनियम से बनता है न्यूक्लियर वेपन। तो कहते हैं कि ईरान के पास जो यूरेनियम है, जिस तरह का एक्टिव है, शायद 61% होना चाहिए, तो आपका एक मतलब कि काफ़ी ख़तरनाक न्यूक्लियर वेपन बन जाए। तो जो 61% का कि 2.5 दिन में ईरान जो है एक न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, और लगभग 6-8 महीने में 22 न्यूक्लियर वेपन उसके पास वो यूरेनियम उपलब्ध है, पर उसको वो समय चाहिए होगा वो बनाने के लिए, अगर वो उस पर आ जाए। तो इसको समझाइए किस तरह से न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल एक वेपन क्या जब युद्ध चल रहा है उस दौरान भी बनाया जा सकता है। और ये भी बहुत चर्चा चल रही है पिछले 6-7 दिन में कि कई ब्लैकआउट्स हुए हैं न्यूक्लियर साइट्स पे, और लगातार इजराइल जो बाकी उसकी न्यूक्लियर साइट्स हैं या यूरेनियम की साइट्स हैं, उस पर इजराइल ने पिन पॉइंटेड अटैक किया पिछले 6-7 दिनों में। कुछ उसके बारे में
उसमें आप देखें कि अचानक ये जो इज़राइल का ध्यान फ़िलिस्तीन से हटकर गाज़ा से हटकर ईरान पर आया, उसके पीछे बड़ी वजह यही है कि उनकी एजेंसियों के पास, खासतौर से मोसाद के पास इस बात की पूरी जानकारी थी, पुख्ता जानकारी थी कि ईरान बहुत नज़दीक है न्यूक्लियर बम बनाने के, और इसीलिए अचानक ये सारी चीज़ें, पूरा युद्ध का जो सिनेरियो था वो ईरान की तरफ मुड़ गया, क्योंकि ईरान कहीं ना कहीं बहुत नज़दीक पहुंच गया था परमाणु बम बनाने के। और ये बात अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली थी, और सबसे ज़्यादा मुश्किलें इजराइल के लिए होने वाली थी, क्योंकि इजराइल के बगल में एक मुस्लिम देश जो कि परमाणु हथियारों से संपन्न हो जाता। तो इसीलिए अचानक इजराइल ने अपनी पूरी ताकत इस वक्त युद्ध की ईरान पर झोंक दी है। उसका ध्यान अब गाज़ा पर उतना नहीं है जितना उसका ईरान पर है। और आपने सही कहा कि एक समय सीमा होती है, और ख़ासतौर से अगर हम यूरेनियम को इनरिच करने की बात करें, उसको परमाणु बम बनाने की तरफ आगे बढ़ने की बात करें, तो उसका एक लंबा प्रोसेस है। और परमाणु बम कोई ऐसा नहीं है कि वो एक जगह एक बम रखा हुआ है, उसका एक पूरा, अगर मैं कोई बहुत जानकार नहीं हूँ, लेकिन जो जानकारी मैं लोगों से बात करके, उसके अलग अलग सेगमेंट हैं बम बनाने के, और वो एक पूरा प्रोसेस है कि आपने यूरेनियम को प्रोसेस किया, उसके फ्यूल, उसके जो फ्यूज़ हैं वो कहाँ पर रखे हुए हैं, उसका मेन बॉडी पार्ट कहाँ पर है, तो एक पूरा स्ट्रक्चर वे में काम होता है। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि एक जगह पर आपने बम रखा और दुश्मन देश आकर उस पर बम गिरा दे तो परमाणु बम फट जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका एक पूरा अलग अलग जगह पे चीज़ें रखी जाती हैं, और जिस दिन उसको इस्तेमाल करना होता है, सारी चीज़ों को, उसके फ्यूज़ को, फ्यूल को, और सारी चीज़ों को जोड़कर असेंबल करके तब परमाणु बम तैयार होता है। और फिर उसका इस्तेमाल आप मिसाइल के ज़रिए करें, उसको बम के तौर पर ड्रॉप करें, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास कि आप उसको मिसाइल में लगाकर दुश्मन पर डाल दें। और जब हमने वर्ल्ड वार के विश्व युद्ध के पुराने समय देखा तो उस वक्त जहाज़ से बम को गिराया गया था, परमाणु बम को। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई तो उसके और तरीके हैं इस्तेमाल करने के। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि ईरान, इजराइल को इस बात की पूरी जानकारी मिल चुकी थी कि बहुत, अगर इस वक्त कार्रवाई नहीं की तो ईरान परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाएगा। और एक बार वो अगर परमाणु बम बनाने में कामयाब हो गया तो फिर ईरान पर कोई धौंस नहीं दिखा सकता। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त दुनिया में जिन क्योंकि आज की तारीख में अगर आप पूरे वर्ल्ड सिनेरियो को देखें और वर्ल्ड ऑर्डर को देखें तो यूनाइटेड नेशन में किसी का कोई मतलब नहीं रह गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरे पास परमाणु बम है तो मेरे पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, चाहे मैं जो दुनिया को ठेंगा दिखाऊं। तो ईरान, इजराइल, अमेरिका नहीं चाहता था कि उनके बीच में, और जहां बहुत सारे व्यावसायिक हित हैं, अमेरिका के व्यावसायिक हित हैं, इजराइल के हैं, बाकी देशों के हैं, वो देश अगर परमाणु संपन्न हो जाए तो कल वो आपको आपकी नाक में दम कर सकता है। इसीलिए इस वक्त पूरा, और मुझे लगता है कि अभी सबसे महत्वपूर्ण होगा ट्रंप के किस करवट वो फैसला लेते हैं, क्योंकि इजराइल हर हालत में जब तक फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को पूरी तरह से बर्बाद नहीं करता वो ये इस लड़ाई को नहीं मानने नहीं वाला। और ये भी चर्चा लगातार चल रही थी, क्योंकि इजराइल के लिए एक ऐसी परिस्थिति बन गई है जहाँ पे गाज़ा से तर जो ईरान है उसके अस्तित्व को चैलेंज कर रहा है। ईरान की तरफ से जो धमकियाँ आ रही हैं, मतलब कहा जाता है अमित कि वो इजराइल को लिटिल सैटन मानता है और अमेरिका को ग्रेट सैटन मानता है। और इस बारी खुले तौर पे उनका जो सुप्रीम लीडर है खमनी ने ये बिल्कुल चेतावनी दे दी है कि इनको तबाह करके ही मानेंगे, मतलब इजराइल को बर्बाद करके ही मानेंगे। हमने देखा तस्वीरों में किस तरह से इजराइल की जो नेशनल ब्रॉडकास्ट है उसमें भी हमला किया गया। तो ये ईरान और इजराइल के दोनों के लिए एक डू और डाई की परिस्थिति है, आपको लगता है? डू और डाई से ज़्यादा मुझे लगता है लीडरशिप का मामला है। ईरान अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर के तौर पे इस्टेब्लिश करने के लिए उसने बहुत लंबे समय से, मुझे एटलीस्ट एक दशक से उस डायरेक्शन में पूरा देश और उसकी लीडरशिप चली है। और अब ये वक्त आ गया है, अगर आपको मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप लेनी है तो ईरान को ये कदम उठाना था। और उसके लिए उन्होंने नैरेटिव साल भर, 1.5 साल पहले सेट कर दिया था कि इजराइल को वो टारगेट करेंगे। कब करेंगे संभवतः वो एक अलग समय चुनते। अब इजराइल ने उन पे टारगेट कर दिया तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और इसकी वजह भी देखिए, गाज़ा पे जिस तरह से
हमले हो रहे हैं, फ़लस्तीन पे जिस तरह से हमले हो रहे हैं, हम इस वक्त इजराइल और ईरान की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर रिपोर्ट्स की आप माने, क्योंकि वहाँ अब रिपोर्टर्स बचे नहीं हैं उस तरफ गाज़ा पट्टी से लगातार रिपोर्ट करने का, और इंटरनेट जिस तरह से ध्वस्त हुआ है ख़ासतौर पे इजराइल ईरान के वॉर के बाद, बताया जा रहा है कि एक एक वीडियो अपलोड होने में गाज़ा पट्टी में इस वक्त आधा घंटा लग रहा है, 1 घंटा कनेक्शन लगने में लग रहा है। तो 72 लोगों की मौत का दावा इस वक्त कई सारे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कर रहे हैं, जो लोग एड लेने के लिए गए थे। तो एक तरफ जहां ईरान इजराइल की युद्ध चल रहा है, उसी वक्त गाज़ा पट्टी में, गाज़ा में इस तरह के आपको अटैक इजराइल द्वारा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उस फ्रंट को भी इजराइल ने नहीं छोड़ा है, वहां से भी लगातार लोगों के मरने की, इंजर होने की खबरें आ रही हैं। हाँ। ऐसे समय में जो एक डिसाइसिव मोमेंट माना जा रहा है कि जब इजराइल ने फ़लस्तीन के अलग अलग पॉइंट्स पे अटैक करने का पूरा 1-1.5 साल से काम जारी रखा है, हमास की लीडरशिप को एलिमिनेट करने का काम जारी रखा, हूतीज़ के साथ उनकी लड़ाई चल रही है, येमेन पे जो अटैक्स हुए, तो वैसे में ईरान खुद ये उसके लिए सबसे डिसाइसिव पॉइंट होने वाला था, जहाँ से आप लीडरशिप मुस्लिम वर्ल्ड की लेते। और इस वक्त ये भी डेफिनेटिव होगा लोगों के लिए, क्योंकि आप देखिए नैरेटिव हमारे देश में ही जो युवा बैठे हुए हैं, जो देखते हैं, ख़ासतौर पे माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो रीड कर रहे हैं इस चीज़ों को, तो इस वक्त अचानक से ईरान के प्रति उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जागा है। अगर और ये भी रीड किया जाएगा कि कौन कौन सी कंट्री एंटी ईरान स्टैंड पे, प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करती है। अगर पाकिस्तान स्ट्रैटेजिकली अमेरिका को सपोर्ट करता है, कुछ रिसोर्सेज देता है, तो गुनाह माना जाएगा। अगर मिडिल ईस्ट में कंट्रीज़ फैसिलिटेट करते हैं, तो ये भी माना जाएगा, इतिहास में दर्ज किया जाएगा। जिस तरह से कई सारे बड़े बड़े आइडियोलॉग्स रहे, एडवर्ड सईद ने कितना कुछ काम लिखा है फ़िलिस्तीन के हिस्से से, इतिहास को दर्ज किया है, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। और ये रिकॉर्ड होगा कि ईरान जब लीडरशिप ले रहा था मुस्लिम वर्ल्ड का और गाज़ा और फ़िलिस्तीन के हक़ के लिए खड़ा हुआ था, उस वक्त किन किन मुस्लिम कंट्रीज़ ने फैसिलिटेट किया अमेरिका को, और वाया वो फैसिलिटेशन इजराइल को जो है मदद मिली। एक ये अंश हुआ। दूसरा जो है, तैयारी तो दिख रही है, देखिए हाइपरसोनिक, और मुझे लगता है मंजीत सर और जितेन भाई दोनों जो हैं इस पर थोड़ा ज़्यादा ऐड कर पाएंगे कि जिस आयरन डोम की बात इतनी ज़्यादा हम लोग करते थे, उसको हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने कैसे ध्वस्त किया। मतलब आप पेनिट्रेट कर ही नहीं सकते हैं, ऐसी हमारी धारणा बनी हुई थी, और वो कैसे हुआ एक। और दूसरा एक और इंटरेस्टिंग सवाल मेरे मन में भी रहा, आप लोग अगर बता पाएँ, कि मल्टीपल वॉरहेड्स का इस्तेमाल करने का भी दावा हो रहा है कि ईरान जब बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर रहा है तो एक ही पे मल्टीपल वॉरहेड्स लगा के भेज रहा है, तो उससे क्या कंफ्यूज हो रहा है आयरन डोम। कई सारी थ्योरीज चल रही हैं, उस पे बड़ी इंटरेस्टिंग वो है, पूरा चैप्टर है वो। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी, मेरे पास एक चार्ट है जिसमें यूएस इजराइल का कंबाइन कितना फोर्स स्ट्रेंथ है और ईरान का कितना स्ट्रेंथ है। उसमें जैसे बता रहे हैं कि कितने पर्सनल्स हैं। अगर हम यूएस और ईरान को इजराइल को जोड़ लें तो लगभग जो संख्या है, ईरान के पास लगभग 61,000 है, और यूएस और इजराइल को जोड़ लें तो वो 14 लाख के पास पहुंच जाती है, अगर पर्सनल्स की बात करें। अगर ये है एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स, रिजर्व की भी स्ट्रेंथ ऐसे ही 3 गुना ज़्यादा है। अगर फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो ईरान के पास सिर्फ 180 कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, और अगर यूएस और इजराइल को जोड़ के इनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ 2000 के ऊपर है। तो एक जगह 180 है, दूसरी जगह 2000 है, एक जगह 13 है अटैक हेलीकॉप्टर्स ईरान के पास, और यूएस अगर साथ में आ जाए इजराइल के तो 1000 के ऊपर है। ज़ाहिर तौर पे देश सबमरीन्स हो, चाहे फ्लीट स्ट्रेंथ हो, मिसाइल्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो यूएस और इजराइल का तो डिस्क्लोज नहीं है, जिस तरह से बता रहे थे कि इतनी मिसाइल्स की बारिश कर दी। तो ईरान के पास भी एक रेजर्वॉयर है, 2000 से 3000 मिसाइल्स उनके पास है। तो वो जो हम लोग वेपनरी की बात कर रहे हैं, डिफेंस की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम ऑपरेशन सिंदूर से कहीं आगे निकल गए। मंजीत बोल रहे थे ना कि वो उस तरह से क्लासरूम लड़ाई नहीं रह गई है ये, और यही वजह है कि एक तरफ जितेंद्र, जहाँ पे यूएस की भूमिका अहम हो जाती है, हम लोग चर्चा करना ज़रूरी है कि भारत का क्या रोल रहेगा। और मतलब मुझे लगता है कि अगर हम देखें कि भारत ने कई 2 देशों की लड़ाई में अपना एक स्टैंड बहुत
क्लियर रखा, चाहे वो आप देखें कि जब इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो चल रहा था उसमें हो, चाहे यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच में हो, ये फ़िलिस्तीन से भी रिश्ते हैं, इज़राइल से भी रिश्ते हैं। यूक्रेन और रशिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि नॉट द एरा ऑफ वॉर। तो 3-4 ऐसे युद्ध हुए हैं जहाँ पे भारत ने अपना एक स्टैंड, अलग स्टैंड कायम किया। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज इंडिया के लिए इस वाले युद्ध को में एक स्टैंड लेना है, और वो इसलिए भी है क्योंकि ईरान से भारत के काफ़ी ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं, और दूसरी तरफ चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो या ट्रांजिट हो, ईरान सेंट्रल एशिया के लिए भारत के लिए एक बहुत बड़ा रूट है। पाकिस्तान को अगर बाईपास करना हो, और उसको भारत जो है बिल्कुल भी साइडलाइन करने की कोशिश नहीं करेगा। किस तरह से भारत का रोल? जहाँ तक आप संबंधों की अगर बात कर रही हैं तो ईरान के जो रूट्स हैं और अभी जो वहाँ पर खैमेनी है उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका लिंक लखनऊ के नज़दीक बाराबंकी 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ से उनका है। और उनके परदादा जो थे वो 90 साल पहले, 90 से 100 साल के उस बीच में वो लोग वहाँ ईरान गए थे। और खैमनी का जो परिवार है उनकी उत्पत्ति यहाँ से, तो भारत के रिश्ते तो बहुत पुराने हैं और ईरान के साथ रहे हैं। जब भी कभी ज़रूरत पड़ी है भारत को तो ईरान साथ में भारत के खड़ा रहा है। और हमने देखा कि चाहे जो क्रूड ऑयल हो उसकी सप्लाई, वो तमाम चीज़ें जो हैं ईरान से अभी भी भारत के साथ अच्छा हो रहा है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि जिस तरीके का माहौल अभी इस वक्त बना हुआ है, पिछले 8 दिनों से जो हम लोग सिचुएशन देख रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ इज़राइल और ईरान एक दूसरे के ऊपर अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। वो चाहे उनके सैनिकों के ऊपर अटैक करना हो या फिर पिन पॉइंटेड अटैक इज़राइल के द्वारा किया जा रहा हो, या फिर ईरान जो है लगातार मिसाइल्स मार रहा है। इसमें जो चिंता का विषय ये है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ ना मुड़ जाए, क्योंकि अमेरिका भी अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अमेरिका की सिचुएशन अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जिस तरीके की तैयारी, स्ट्रेटेजिक तैयारी अमेरिका कर रहा है चारों तरफ से, बहरीन, कुवैत, यूएई, और इसके साथ साथ जो उसने खुद असद जो ईरान का पोर्ट है वहाँ पर भी उसके फाइटर जेट्स हैं। तो इस तरीके की तैयारी अमेरिका चारों तरफ से ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो लगता है कि कहीं अगर ये वर्ल्ड वॉर थर्ड की तरफ चला गया तो पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन ख़राब होगी। यही वजह है कि हमने देखा कि रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने चीन के प्रेसिडेंट से बातचीत किया, उनसे डिटेल इंफॉर्मेशन लिया, और रसिया ने सीधे तौर पर चेतावनी भी दिया कि अमेरिका जो है युद्ध की तरफ न जाए, नहीं तो उसको इसके अंजाम भुगतने होंगे। तो इस तरीके की चेतावनी देने का मतलब यही दिखाई पड़ रहा है कि कोई नहीं चाह रहा है कि ऐसी सिचुएशन में युद्ध हो, तीसरा विश्व युद्ध हो, जिससे कि पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन ख़राब हो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, रूस को देखा हमने, यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ ही रहा है, उसकी सिचुएशन ख़राब है। चाइना भी नहीं चाहता है, क्योंकि चाइना का भी हमने देखा कि $400 बिलियन का जो है चाइना तेल खरीद रहा है ईरान के साथ, $200 बिलियन के आसपास रूस खरीद रहा है। तो सभी कंट्रीज़ के हित हैं, और ये इसमें मामले में हमने देखा कि तेल का खेल है। कोई तेल के जगह पर कब्जा करना चाहता है, तो किसी को लगता है कि अगर यहाँ पर युद्ध हुआ तो उसके यहाँ तेल की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें लगातार चल रही हैं, और कंट्रीज़ नहीं चाहती हैं कि आपस में ये विश्व युद्ध जैसी स्थिति बने, लेकिन माहौल तो उसी तरफ जा रहा है। हाँ, पर दिलचस्प होगा इसमें इंडिया का दो मुद्दों पर आपको भी आगे बढ़ाना चाहिए बात को, कि एक हम जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं कि कितने लोग सिया सुन्नी का जो डिवाइड है उस पर साथ में, और एक फिर हम उसकी बात करेंगे कि टेक्निकल सुपरमेसी की जो बात की जाती है इजराइल के बारे में। तो पहले आप ही इस पर प्रकाश डालें कि इस वक्त जो ईरान के साथ कितने लोग खड़े हैं। जैसे अमित ने कहा कि ईरान चाहता है कि वो गाजा के बाद मुस्लिम वर्ल्ड लीडर बने, लेकिन असल में स्थिति क्या है? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, देखिए कि ईरान जो है
शिया देश है। और जो बाकी देश हैं जैसे पाकिस्तान है, लगता ही है कि अरब वर्ल्ड है। हाँ, और अरब वर्ल्ड है, तो वो पूरे सुन्नी डोमिनेटेड है, सुन्नी कंट्रीज़ हैं, तो वो एक डिवाइड यहाँ पे खुले तौर पे नज़र आएगी। मतलब कई लोग चाहेंगे कि प्रॉक्सी की तरह से ही वो ईरान को अपनी जगह पे लाएं, क्योंकि ईरान मुस्लिम ब्रदरहुड का लीडर बनना चाहता है। और यहाँ पे भारत की भी भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप अरब वर्ल्ड से अच्छे रिश्ते हैं आपके, यूएई हो या बाकी देश हैं, उनका एक्सेस आपको ईरान के ज़रिए मिलता है। तो ईरान से भी भारत अपने टाइज सीवियर नहीं करना चाहेगा। जो बात मैं भारत की भूमिका पर ला रही थी कि जब आप यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि आपका सुप्रीम लीडर के रिश्ते भारत से, मतलब उनकी पुश्तैनी रिश्ते हैं, पंचतंत्र जो भारत की पंचतंत्र है, वो पर्शिया के शाह ने भेजा था अपने चिकित्सक को कि आप यहाँ पे जाइए और यहाँ से आप पंचतंत्र लेके आइए, और जो नैतिकता की कहानियाँ हैं उनको पर्शियन लैंग्वेज में, अरब लैंग्वेज में वहीं से ट्रांसलेट हुई। तो वो भारत उसको लीवरेज करेगा। और जहाँ तक वो इज़राइल की टेक्निकल सुप्रीमेसी की बात है, मतलब ये भी एक टाइट रोप वॉक है भारत के लिए। मतलब हम एक तरफ अगर इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करें, भारत के लिए भी टाइट रोप वॉक है, क्योंकि पिछले 10 साल में मोदी सरकार में इज़राइल के साथ जो ट्रेड है वो लगभग 33% का इजाफा हुआ है। और मिलिट्री रिलेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, और खासतौर मिलिट्री से टेक्नोलॉजी रिलेशंस, के मामले में। हाँ, मिलिट्री रिलेशंस बहुत बड़े हैं। और इज़राइल ने सबसे इम्पोर्टेंट, मंजीत, कि ऑपरेशन सिंदूर में इज़राइल ने बिल्कुल अकेला देश है, सबसे सीधी लकीर खींची है। पर वहीं पे ईरान जिस तरह से बैलेंस करता है, उसने पाकिस्तान के साथ उसके जो रिश्ते हैं, और वो पाकिस्तान की कभी साइड नहीं ली उसने। वही शिया सुन्नी और मुस्लिम ब्रदरहुड की बात आ जाती है कि जो भारत में शिया कनेक्शन है, भारत का शिया कनेक्शन है इज़राइल से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिया ओरिजिन के हैं, जो इज़राइल में रह रहे हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, और इस तरह का एक्सचेंज है। तो ये लगातार इस तरह का डिवीज़न हम लोग ने पहले भी इस्लामिक पूरी कम्युनिटी में देखा है, और वो पॉलिटिक्स इस पर हावी होगी। पर इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि अगर भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, तो सामने इज़राइल के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या इज़राइल पूरी तरह से, अभी नेतन्याहू क्या सोच रहे हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग की तुलना भी हुई है, उनकी दोस्ती का भी जिक्र हुआ है, और जिस तरह से ट्रेड में इजाफा हुआ है। पहले हम लोग सिर्फ जो है बात करते थे कि डिफेंस इक्विपमेंट्स की, अब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी इज़राइल के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है, मेडिकल इक्विपमेंट से लेके। और बहुत सारे जूइश लोग जो हैं भारत से अब इज़राइल पासपोर्ट पे इज़राइल में रह रहे हैं, 26,000 से भी ज़्यादा। तो आपको लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू की लीडरशिप यहाँ पे, क्योंकि कहा जा रहा है वो वॉर मॉन्गरर है, सबसे लड़ाई करना चाहते हैं, और यहाँ पे किस तरह से आप देखते हैं कि इज़राइल की भूमिका? सोशल मीडिया हम सब लोग अगर देखें तो जब से नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती और संबंध बढ़े हैं, नेतन्याहू इंडियन सोशल मीडिया के हीरो हैं। उनके कई मीम हैं, उनके हाथ में गीता दी हुई फोटो नज़र आती है कि उनको वो एक मॉडल है, उनको गीता भेंट करी, वो तस्वीर खूब वायरल होती है। मोदी जी के साथ समुद्र पे घूमते उनकी तस्वीर वायरल, कोई उनको बताता है कि वो यदुवंशी हैं उनका मतलब ऐसे इस तरह की चीज़ें कि वो पुराने यदुवंशी हैं। तो ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं एक चीज़ जो कह रहा था कि एक जो मिथ था इज़राइल के बारे में कि वो टेक्निकली बहुत एडवांस है, उसके पास उसकी टेक्नोलॉजी, उसमें कई हद तक वो बात सही है। लेकिन 2 मौक़ों पर मुझे लगता है, जो मैंने अभी हाल में देखा, कि उसका ये मिथ टूटा है दुनिया के सामने। पहली बार जब हमास ने हमला किया, उसके सारे बैरियर को तोड़ते हुए, उसके सारे सिस्टम को ध्वस्त करते हुए, तब वो एक तरह से मतलब उस हक्का बक्का रही है कि भाई इतनी बड़ी संख्या में लोग घुस आए और उसके सारे ड्रोन, सारे सर्विलांस इक्विपमेंट सब फेल हो गए। इस वक्त जब उसको उम्मीद नहीं थी कि इज़राइल और ईरान
उस पर जो जवाबी हमला करेगा वो इतना कारगर होगा कि मोसाद का हेडक्वार्टर भी टारगेट हो सकता है। मामला उसके जो आप अस्पताल देखिए, बड़ी बिल्डिंग्स देखिए, अभी हालांकि अभी ईरान ने भी बहुत सिविल जो इजराइल के जगह है उनको टारगेट नहीं किया, अभी भी उसकी कोशिश है कि मिलिट्री टारगेट को, लेकिन ये हम आयरन डोम की बात करें, उसके ख़ास तौर से उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत तारीफ की जाती है दुनिया में कि सबसे अच्छा सिस्टम उसके पास है, आयरन डोम उसके पास है, लेकिन वो सारी चीज़ें पिछले 3-4 दिनों में एक तरह से ध्वस्त हो गई हैं। ईरान ने जिस तरह के जवाबी हमले किए और उसने भी पिन पॉइंट टारगेट करे, चाहे मोसाद का हेडक्वार्टर हो, चाहे उसके मिलिट्री सैन्य ठिकाने हों, उनको अपनी हाइपरसोनिक अपनी जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनसे टारगेट किया। अभी सुपरसोनिक और न्यूक्लियर का इस्तेमाल बाकी है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में जितना कमज़ोर शायद ईरान को इजराइल ने समझा था। और आप देखिए 2 दिन पहले ट्रंप का बयान था, जब ट्रंप G7 से वापस आए, कि हमने ईरान का एयर स्पेस हमारे कंट्रोल में है। वो बात भी थोड़ी देर बाद गलत साबित हो गई जब खमैनी ने फिर बयान। ट्रंप ऐसा अब ये ट्रंप का स्टाइल है युद्ध में झूठ सच बोलना, माहौल बनाना, कुछ भी बोल दीजिए कि हमने ईरान के एयर सुप्रीम लीडर हमारे टारगेट पे हमारे है, हम टारगेट हम जब eliminate चाहेंगे लेकिन हम करेंगे करेंगे। अरे लेकिन बाराबंकी से हमारे सुप्रीम लीडर बाराबंकी से आए हैं, बताओ। तो वॉर में ये सब चीजें और सोचा था किसी ने? हाँ, हमने देखा इसमें इसकी भी बात होनी चाहिए कि आप देखिए इजराइल इस वक्त पूरे दुनिया में चाहे किसी भी सारे जर्नलिस्टों को एक्सेस दे रहा है, खूब इंटरव्यू दे रहा है, बातें कर रहा है। उनका एम्बेसडर, हमारी रिपोर्टर गई ना, शिवानी गई वहाँ पे, उनका एम्बेसडर स्टूडियो में आके पूरा बता रहा है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो वो हर तरह से, मतलब वॉर में कहते हैं ना कि सभी चीज़ें आप जायज़ होती हैं, आप प्रोपेगेंडा भी कीजिए, सब कुछ कीजिए। तो अमेरिका और इजराइल उसमें माहिर है। इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसमें मंजीत, सबसे हाँ बड़ी बताइए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरे आपने जो सबसे हथियारों इंटरेस्टिंग की जो बात बात- बताई, जो बाराबंकी वाली बताइए। जो हम हथियारों सोचे वाली कि हमारे घर बात, के पास आ गए जितेंद्र, लखनऊ के पास का जिक्र कर रहे हैं, कुछ खास होगा, बताइए। हाँ, हथियारों की बात जो मंजीत जी बता रहे हैं कि वो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट फ्लावर चलता है। अच्छा, ईरान और इजराइल के बीच में जब ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के दोस्त थे, तो प्रोजेक्ट फ्लावर के तहत ये दोनों कंट्रीज वेपन और वेपन टेक्नोलॉजी का एक दूसरी कंट्री में आदान प्रदान करते थे। तो ज़्यादातर जो वेपन्स हैं वो सब इजराइल के ईरान के अंदर हैं। सबको, दोनों को एक दूसरे को पता है कि ये जो मिसाइल आ रही है इसकी काट क्या है। अच्छा, जैसे रामायण में नहीं होता था कि अगर मंत्र जान गए एक दूसरे के तो इधर से मारा उन्होंने, ब्रह्मास्त्र का मंत्र उनको भी पता है तो उधर से इन्होंने काट दिया। तो दोनों का जो प्रोजेक्ट बारिश फ्लावर वाला आ रहा है या कौन सा आग वाला आ रहा है, आग्नेयास्त्र है या क्या है, प्रोजेक्ट फ्लावर के तहत दोनों कंट्रीज एक दूसरे के वेपन्स का वो करते थे इस्तेमाल। और क्योंकि ईरान के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए सब कुछ इजराइल की तरफ से दिया जाता था, सब कुछ इन्होंने ट्रेंड किया। अब उसको अगर लगे कि आयरन डोम उनके यहाँ लगा हुआ है इजराइल में और ईरान मिसाइल भेज रहा है, तो जब सब दोनों कंट्रीज एक दूसरे को जानती कि कौन सी टेक्नोलॉजी किसका है, तो आयरन डोम भेजने वाला भी उनके पास है, वो भी उनको पता है, उन्होंने काट निकाल लिया, उन्होंने मार दिया, मिसाइल्स जो मारी वो कर दिया। तो अस्त्र शस्त्र दोनों तरफ से चल रहे हैं और दोनों को एक दूसरे का काट पता है, मंत्र एक दूसरे को पता है कि इधर से मारा उनका कटा। तो ये सारा चीज़ चल रहा है। किसी को भी इजराइल और ईरान में कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ दोनों करते हैं। बाद में ये सारी चीज़ें हुई जब 25, 26, 30 साल का जो वक्त हुआ जब से कट्टरपंथी आ गए, उसके बाद से तो ये सारी चीजें उसके बाद में बदली हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी वही चल रही, ट्रेंड लोग वही हैं, जो ईरान में है, जो इजराइल में। समझ रहे हैं आप? मैं कहती हूँ ना कि जितेंद्र कितने बढ़िया तरीके से जो आपको तमाम नुस्खे सुनाते हैं, तमाम कहानियाँ सुनाते हैं, उनकी अलग ही होती हैं। और जो हमने आपको बताई थी कि अमित भारद्वाज की खासियत है, बिल्कुल जो ब्रेकिंग न्यूज़ सपाटा रिपोर्टर हैं। तो आप बताइए, ये तो बता रहे हैं वेपन में, आप बताइए सोशल मीडिया की जो तीर चल रहे हैं उसमें कौन जीत रहा है?
मतलब लगातार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बातें कही जा रही हैं और काफ़ी वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। कौन से 2-3 आपको लगते हैं वीडियोस या मीम्स सबसे ज़्यादा वायरल हुए प्रोपेगेंडा में? सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्पांस तो ये रहा कि फ्लावर की बात कर रहे थे, मुझे एकदम ध्यान आ गया लाइन। सोचा होगा उन्होंने कि फ्लावर है इजराइल ने, लेकिन वो ईरान ने बोला कि फ्लावर नहीं फायर है मैं। वो स्थिति बन गई है और रिस्पांस आ रहा है बहुत ज़बरदस्त। मैं वही कह रहा हूँ, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है जिस तरह से मुस्लिम यूथ दुनिया भर में इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है। वो डिस्टिंक्शन है शिया सुन्नी का, लेकिन अभी अचानक से फिर वही है कि मुस्लिम वर्ल्ड और गाज़ा, फ़िलिस्तीन, पिछले कुछ समय में जिस तरह का एलिमिनेशन, टारगेटेड एलिमिनेशन इजराइल ने किया है, और ख़ास तौर पे जो यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग कमिटीज़ से बयान आया कि फेमाइन की स्थिति है, स्टार्वेशन हो सकता है, और एड सेंटर तक नहीं जाने दे रहा है इजराइल। ये सारे दावे, और दावे अब इसमें डिफ़िकल्टी ये है कि रिपोर्टर्स का बहुत ज़्यादा एक्सेस उस जोन में रहा नहीं, तो डॉक्टर्स और एक्टिविस्ट और जो अलग अलग एजेंसीज काम कर रहे हैं उनके वर्जन्स पे, या हॉस्पिटल्स में जहाँ डॉक्टर्स काम कर रहे थे उनके वर्जन्स पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उसके हवाले से आपको 2 वर्जन, 2 सेक्शन दिखाई देगा। इंडियन सोशल मीडिया स्पेस में वो डिवीज़न दिखेगा, जहाँ माइनॉरिटी राइट्स और लेफ्ट लिबरल स्पेस है, वहाँ पे आपको ईरान के इस रिस्पॉन्स को चीयर करता हुआ दिखता है। लेकिन अच्छा, सेम चीज़ जैसे आप जो इजराइल का बता रहे थे मंजीत सर, कि इजराइल और नेतन्याहू के प्रति जो पॉपुलैरिटी एक सर्टन सेगमेंट में है वो रिफ्लेक्ट करता है। और ये दोनों तरफ का है ना। नेतन्याहू जब जिस चुनाव को जीतने का सोच रहे थे और वहाँ पे फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ गया, उसमें कैंपेन आप ध्यान कीजिए तो नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर अपने कैंपेन में इस्तेमाल की थी, और पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की, इन सब की फ़ोटोज़ बाकायदा। पहला इलेक्शन रहा होगा इजराइल में जहाँ पे इस तरह के वर्ल्ड लीडर्स की तस्वीरें इस्तेमाल करके वोट बटोरने की कोशिश हुई थी नेतन्याहू द्वारा, लेकिन वो फेल हो गया था, फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया था। लेकिन उसके बाद अब पॉपुलैरिटी तो दोनों तरफ है, मीम्स खूब चल रहे हैं अभी, हाँ। और दोनों तरह के चल रहे हैं। इंडिया में ये बैलेंस ग्राउंड चल रहा है कि ईरान के तरफ वाला फेवरिंग मीम्स भी है और इजराइल की तरफ फेवरिंग मीम्स भी हैं। एक और इसमें तीसरा फैक्टर है डोनाल्ड ट्रंप। उनका जो उन्होंने ट्वीट किया कि वो G7 से भाग के जब निकले और उन्होंने ट्वीट किया कि सुप्रीम लीडर हमारे टारगेट पे है और हम एलिमिनेट कर देंगे, करेंगे नहीं, और अब बयान देने नहीं आ रहे हैं सामने, तो शायद उनको वहां वॉशिंगटन में वापस समझाया भी गया कि फिलहाल अभी हम रुक जाते हैं, 2 हफ्ते का समय लिया। नहीं तो खुद स्टेटमेंट देते हुआ कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, मैं कह रही हूँ, हाँ कि मतलब आप मत बोलिए, आधे घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हैं, उसके बाद बोलते हैं फैंटास्टिक, आई लव पाकिस्तान। मतलब कुछ समझ नहीं आता है ट्रम्प साहब का, या उन्हें मजा आता है। हाँ। उनको ये करने मैं उनकी थ्योरी पे डिस्कस करूंगी, और आखिरी के कुछ समय में हम लोग चर्चा करते हैं यूएस के रोल की, कि ट्रम्प साहब के पास आगे क्या ऑप्शंस हैं। मतलब क्या ट्रम्प साहब इसमें पूरे युद्ध में घुसेंगे, इसको एस्केलेट करेंगे, या वो मिडिल पाथ इस्तेमाल करेंगे और मतलब इसी तरह से इजराइल को सपोर्ट करते रहेंगे। कई लोग वहाँ पे यूएस में मांग कर रहे हैं कि ड्रॉप इजराइल। और तीसरी बात यह है कि क्या वो इस पूरे युद्ध से किनारा लेंगे कि नॉट आर वॉर, जो कि मागा चल रहा है कि भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसमें ये हमारा इजराइल और ईरान का वॉर फिट नहीं हो रहा। ये 3 ऑप्शन लगातार कहा जा रहा है कि ट्रम्प साहब के पास है। ये इनको एक्सप्लोर करेंगे। और इस बीच में जिस तरह से पाकिस्तान जो है अपनी, मतलब पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है मंजीत जी, है कभी इस तरफ कभी उस तरफ, किसी पाले में भी अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान कहीं भी आ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि एस्केलेशन की बात करते हैं, क्या आपको लगता है मतलब एस्केलेट, मिडिल पाथ, या फिर अमेरिका कहेगा कि नॉट आर वॉर और मुझे लगता है मौसमी कि खत्म करें? अमेरिका फिलहाल इसमें सीधे तौर पर नहीं कूदना चाहता है, नहीं कूदेगा, क्योंकि जिस तरह का स्टैंड अभी ट्रंप ने पिछले 2-3 दिनों में लिया G7 से आने के बाद, और क्योंकि चाहे इराक, इससे पहले इराक का अनुभव उसका देख लें, अफगानिस्तान का देख लें, सीरिया का देख लें, जहाँ भी उसने अपने हाथ जलाएं उसको उसका कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं मिला है।
और मुझे लगता है कि वो ये लड़ाई इसराइल के थ्रू ही लड़ना चाहेगा, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। मैंने जैसे कहा कि उनका प्राइम टारगेट है कि फोर्डो जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। उसके लिए जो B-257 बॉम्ब चाहिए, बॉम्बर चाहिए, वो सारी फैसिलिटी वो देगा। उसने अपने जितने बड़े वॉरशिप हैं वो समंदर में तैनात कर दिए हैं ईरान को घेरने के लिए, कि बाहर से कोई हथियार या चाइना से, रशिया से कोई न्यूक्लियर मिसाइल और ये हथियार ना आ पाएँ, जिससे कि ईरान के जितने हथियार हैं वो एक समय सीमा में ख़त्म हो जाए और उसके बाद ईरान को सरेंडर करना पड़े। तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका सीधे तौर पर इस युद्ध में कूदेगा। बाहर से वो जितना सपोर्ट कर सकता है इसराइल को पूरा करेगा, क्योंकि उसने ईरान का जो समुद्री सरहद है उसे पूरी तरह से चौक कर दिया है कि रशिया से, चाइना से कोई भी मिलिट्री सप्लाई ईरान तक न पहुंचे। वो इस बात को इंश्योर कर रहा है। हवाई मोर्चे पर उसकी अपनी तैनाती है। तो जितने दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, 1.5 महीना, 2 महीना, जो भी ईरान की ताकत होगी, और ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है शुरुआती हफ्ते में, तो उसके बाद वो निर्भर करेगा कि उसके हथियार और कितने दिनों तक बचे हैं। और इजराइल के लिए भी बहुत आसान नहीं, क्योंकि 2 फ्रंट पर इस वक्त इजराइल लड़ रहा है। फ़िलिस्तीन और गाज़ा में जो जितने उसने हथियारों का इस्तेमाल किया, तो उसकी भी एक समय सीमा है, उसके भी अंदर के जो वो हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और जो चर्चा का विषय है कि इजराइल के लिए ईरान के पास आने वाले दिनों में कौन आर्मी का नेतृत्व करेगा, इसका संकट जरूर रहेगा। क्योंकि अभी पिछले 10 हफ्ते भर 3 से 4 कमांडर जो बने उन्हें पिन पॉइंट करके मार दिया गया है इजराइल ने। और कई कमांडर तो 24 घंटे भी पूरे नहीं कर पाए कमान संभालने के बाद। तो ये जरूर संकट रहेगा, क्योंकि इस मामले में इजराइल के पास टेक्निकल मोसाद की जो उनकी जो खासियत है, काबिलियत है, कि वो इस मामले में तो एक्सपर्ट हैं कि वो चाहे पेजर का इस्तेमाल करें, चाहे मोबाइल का इस्तेमाल करें, चाहे उससे बढ़कर कोई AI तकनीक का इस्तेमाल करें, वो उनके कमांडर्स को और सुप्रीम लीडर्स को टारगेट कर सकते हैं। इसमें कोई शक शुबा किसी को नहीं होना चाहिए। वो और तो वो संकट जरूर ईरान के पास रहेगा कि आने वाले दिनों में उनकी सेना का नेतृत्व कौन करेगा, और कितने दिन तक ईरान, क्योंकि जिस तरह से घेराबंदी ईरान की हो गई है, उसके टाइम का खेल है, टाइम का खेल है। और जितेंद्र भाई, आपको क्या लगता है, मतलब कि लोकतंत्र है, मतलब आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ऑप्शन A ये है एस्केलेशन, ऑप्शन 2 है मिडिल पाथ, और ऑप्शन 3 है कि बाहर रहेगा। नहीं, उससे पहले नॉट आर वॉर 40 सेकंड, जैसे मंजीत जी ने बताया कि पाकिस्तान की क्या एंगल तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो पाकिस्तान तो इस समय में हाथ धो रहा है। वही पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी हो गई है जैसे डफली होता है ना, कि मैं बचता रहा, कोई भी आता है उसको। भारत ने अभी ऑपरेशन सिंदूर में इस तरीके से उसको बढ़िया से बजाया है। मतलब इतनी मिसाइलें, इतनी वो किया है। और अब क्या है, अमेरिका के हाथों में चला गया। उनको लंच तो जरूर कराया है ट्रम्प साहब ने, लेकिन उस लंच के बाद उनको किस तरीके से आगे उनकी पिटाई होने वाली है वो सबको देखना होगा। क्योंकि उनके एयरपोर्ट्स, एयरबेस, इन सब का इस्तेमाल अगर इजराइल के साथ बड़ा युद्ध एस्केलेट करता है तो अमेरिका करेगा। और पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है, वर्ल्ड में कहीं भी उनको खाना खिलाया जाता है, सब कुछ, जैसे बकरे को नहीं, थाली का बैगन टाइप का मामला चल रहा है। उनको उसी तरीके से भारत ने अभी धोया है बढ़िया से 8-10 दिन। उसके बाद अब अमेरिका भी उसको अपने पास ले जा रहा है, वो भी बढ़िया से यूज करेगा, वो भी धोएगा। और फिर कहीं अभी जरूरत पड़ेगी तो चाइना भी बहुत लबलबा रहा है, वो भी। तो उसकी स्थिति ऐसी हो गई है, पाकिस्तान कहीं टिकता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको इस्तेमाल किया जाता है। और वो हर एक जगह वर्ल्ड के जो बड़े लीडर्स हैं वो सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए, वहाँ अगर लोकतंत्र होता तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता, अमेरिका के राष्ट्रपति उनको बुलाते, सेना प्रमुख को क्यों बुलाते? सेना प्रमुख को सिर्फ इसीलिए बुलाया गया है कि उनका किस तरीके से इस्तेमाल करना, क्योंकि अमेरिका को पता है कि वहाँ लोकतंत्र है ही नहीं, इन्हीं का वो करो इस्तेमाल, और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो पाकिस्तान की स्थिति इस, अगर ईरान और इजराइल के उसमें बीच में देखा जाए तो बहुत ही ख़राब स्थिति है, और वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। आपकी क्या राय है? अच्छा, आपने उसमें तो बताया ही नहीं राय बताना कि ट्रम्प साहब क्या करेंगे। पाकिस्तान तो डफली बन गया है। ट्रम्प साहब कोई नया बयान दे देंगे अभी आने वाले टाइम में उनका, क्योंकि अचानक से कोई ऐसा बयान आ जाता है,
वैसे वो जब जर्नलिस्ट जब उनसे सवाल पूछते हैं तो बड़ी संजीदगी के साथ सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन बोलते बोलते अचानक से ट्रैक जो है ना वो इधर से उधर हो जाता है। अब क्या बोल जाए कुछ पता नहीं है। तो अब देखते हैं इसमें इजराइल और इराक के टाइम में क्या बोलते हैं। सबकी सांसें जो हैं अटकी रहती हैं जब तक ट्रम्प साहब जो है नया बयान ना दे दे। अमिता, आपको क्या लगता है क्या करेंगे ट्रम्प साहब? नया बयान मीडिया में दे दें या ट्रुथ सोशल पे कुछ लिख दें? वो सबसे ज्यादा डर रहता है ट्रुथ सोशल पे क्या लिखेंगे वो। एक बार ही डाले तो हम पूछे कौन से प्लेटफॉर्म पे, फिर हमने पता लगाया, फिर हमने ढूंढा 2-4 महीने नहीं, ये कहानी हमारे व्यूअर्स को जिनको नहीं पता हो, जब ट्विटर पे वो बैन हो गए तो उन्होंने कहा कि मैं अपना पैरेलल वर्ल्ड का जो सच है वो ट्रुथ सोशल पे बोलूंगा। तो पहले वो वहां पोस्ट करते हैं और फिर उसका स्क्रीनशॉट ट्विटर पे डालते हैं ताकि लोग ट्रुथ सोशल पे वापस जाएं। तो अपना ही प्लेटफॉर्म वो प्रमोट भी कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा लगता है कि अभी वाइट हाउस में या वॉशिंगटन में बहुत शायद उनको G7 से वापसी के समय जो उन्होंने दो पर्टिकुलरली जो सोशल मीडिया पोस्ट डाले उसके बाद उन्हें शायद स्ट्रैटेजिक स्थिति समझाई गई होगी, जो मंजीत सर भी कह रहे हैं। उसामा बिन लादेन के वक्त आपने जो किया, इराक में जो आपने किया, गद्दाफी ऑपरेशन में जो हुआ, हर जगह पीस के नाम पे गए, डेमोक्रेसी के नाम पे गए और डेमोक्रेसी आज तक इन कंट्रीज में एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। तो वहां डायरेक्टली फिर से एक ऑपरेशन करना। लिबिया में भी यही हुआ कि किस तरह से लिबिया में घुसे और अब लिबिया की समस्या कहाँ कभी सुधर पाई। तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन है और वही उनके खुद के लोग अब कह रहे हैं जो मागा के कैंपेन के तहत उन्होंने सपोर्ट किया, वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा वॉर नहीं है, हमें नहीं लड़ना है इसको। और संभवतः इसी प्रेशर का असर है कि अमेरिका अब ये स्टैंस ले रहा है कि 2 हफ्ते हम ऑब्जर्व करेंगे। और राइटली अगर हम मंजीत सर के वो एनालिसिस को भी देखें कि तब तक एग्जॉस्ट करने की भी कोशिश होगी इजराइल की ईरान को। अगर वेपनरी एग्जॉस्ट हो जाती है तो आप फिर वॉर अलग तरह से लड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो चैलेंज है। लेकिन अगर अमेरिका एक्टिवली ट्रम्प जिस तरह से करते हैं, यू कांट प्रेडिक्ट व्हाट ही इज गोइंग टू डू, तो अगर वो ऐसा कर देते हैं तो जो बार बार जितेन भाई कह रहे थे वर्ल्ड वॉर 3 अभी फ्रैक्चर्ड तो चल ही रहा है ना, यूक्रेन रशिया है ना, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की स्थिति जो है टेंशन थी। हम वॉर की तरफ नहीं जाते हैं, वी आर नॉट अ वॉर वेजिंग स्टेट। और इसी तरह से अलग अलग जगह पे फ्रैक्चर्ड चीज़ें चल रही हैं। और अगर अचानक से यूएस यहाँ से कूद जाता है, रशिया सपोर्ट देने लगता है, तो बहुत समय नहीं लगेगा। पिछले हम यही देखिए ना, मुश्किल से 2 महीने पहले की बात है कि यूएस कह रहा था ईरान से ट्रेड डील की बात कर रहा था और न्यूक्लियर जो सिस्टम है उसको कैसे बैलेंस किया जाए इसकी बातचीत चल रही थी। और अचानक से अब सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करने की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं वहाँ के पोर्टस। तो अगर यूएस एंट्री मारता है तो 3rd वर्ल्ड वॉर और कितना एस्केलेशन होगा, ये चीज़ प्रेडिक्ट कर पाना इस वक्त बहुत मुश्किल है। तो देखिए 360 डिग्री चर्चा हुई और पूरे व्यूज़ हम लोग ने अपने डिस्कस किए। वक्त हो गया है जाने का, क्योंकि ये सारे ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, इनको जाना है अपनी ड्यूटी पे। कई फ़ोन कॉल्स और मिस कॉल्स पड़ी हुई हैं और नौकरी निभानी है। तो अभी पॉडकास्ट में इत्मीनान से बैठने का बस इतना ही हमें मौका मिला था, तो हमने ये पूरी चर्चा की आज ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में, और आपको बताया किस तरह से हम लोग की क्या राय है इसमें, क्या क्या पहलू हैं, क्या क्या एंगल हैं, क्योंकि दिल्ली में भी इसी पर चर्चा हो रही है। और जैसा कि वर्ल्ड वॉर 3 की बात हो रही है, मतलब मामला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। और शायद हम सबको यही लगता है, जो एक कहावत है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है और उसमें न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होता है तो बेशक हो जाए, किसी ने कहा है कि, लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 4 जो है वो तीर कमान से लड़ा जाएगा। इसलिए युद्ध जो है किसी के लिए खुशखबरी नहीं लाती है, और सबसे ज़्यादा इसमें पिसते हैं जो मासूम लोग हैं, वो पिसते हैं। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि हमें इस पॉडकास्ट पे, इस रिपोर्टर्स ऑफ एयर में बार बार युद्ध के बारे में चर्चा करने का ऐसा बुरा मौका ना मिले। हालांकि आप तक हम अपनी राय पहुंचाएं ये भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम हर बार इसी तरह से मिलते हैं, चाय पे चर्चा भी करते हैं, बात भी करते हैं, और फिर अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे। लेकिन अभी तमाम हमारी टीम पर्दे के पीछे है, उनको भी शुक्रिया कर दें। उनको आप देख पाते नहीं हैं, हमारे शो प्रोड्यूसर हैं अंकित, हमारे साउंड डिज़ाइनर है रोहन, और हमारे कैमरामैन हैं विकास और विशाल, दोनों ही। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया।
और आपको हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने लाइक और कमेंट कीजिए और सुझाव दीजिए, और नहीं पसंद आया तो खूब खरी खोटी भी सुना लीजिए, वो भी सर आंखों पे है। तब तक अगले हफ्ते तक के लिए तक लिया, सलाम, नमस्ते, शुक्रिया, जय राम जी।